ख्याल से ना ये एक स्किल है, और जब आप अपनी स्किल को कंटिन्यू रखते हैं ना, ठीक है, वो आपका टैलेंट बरकरार रहता है। आपको पेंसिल स्केच की ही तरफ क्यों आए ये चीज़, और दूसरी चीज़ें बताइएगा कि आपको रंगों से प्यार नहीं है? हमें तो अच्छी चीज़ें लगती हैं, रंग बिरंगी रंगीन दुनिया, हमें हमारा दिल करता है कि वो देखें कि आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए उन पे करते हैं। मेरे लिए आउटलाइन ड्रा करना वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया था। फिर आपने क्या किया? तो मैंने देखें, एक जो आर्टिस्ट है ना, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो पेशेंट है, सब्र, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई हुई है। बिल्कुल ठीक है। जबकि पर्सनालिटीज़ को प्रेजेंट करने वाला जो काम है ना, वो अभी भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिनको अप्रोच करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर अमाउंट की बात करें ना, ठीक है, तो अभी तक सिर्फ एक ही पर्सनालिटी मिली। अच्छा, और वो कौन? और वो चौधरी सरवर साहब। ठीक। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, उन्होंने इन्वेलप के अंदर डाल के दिए थे। ठीक है। उन्होंने कहा बेटा, ये मेरी तरफ से ना बहुत माइनर आपके लिए है। जो आपने काम किया है ना, मैं उसका जो हक है ना, वो आपको दे नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैफ़ अशरफ आज़मी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मुझे, मेरे गेस्ट को, मेरे प्यारे पाकिस्तान को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखे हुए होंगे। नाज़रीन कराम, पॉडकास्ट का ये सिलसिला जारी और सारी है, और मेरी ख्वाहिश थी जब हम टीम से डिस्कस करते थे कि ऐसे जो नौजवान हैं जो कि बहुत ही, जिसे कहते हैं डीप टैलेंट रखते हैं, लेकिन उसकी कदर बहुत कम की जाती है। हमारे पाकिस्तान का अलमी है कि यहाँ पे टैलेंट की बहुत तादाद तो ज़्यादा है, लेकिन उसकी कमी और उसकी उसकी जो उसको पजीराई है वो बहुत कम दी जाती है। उसकी क्या वजह है, ये एक टैलेंटेड इंसान से पूछेंगे। और हमारे साथ आज जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, वो इंतहाई इंटेलेक्चुअल और बड़े ही ज़बरदस्त कारनामे सरअंजाम देने वाले हैं। वो कारनामा क्या है, मैं थोड़ा सा मुख्तसर सिरा बताऊँगा, तो उसके बाद हम अपने गेस्ट की तारीफ चलेंगे। आप स्केच आर्टिस्ट हैं और इसके साथ साथ अपनी मसरूफियात को भी लेकर चल रहे हैं। स्केच आर्टिस्ट होना बहुत बड़ा जो कारनामा है, वो मेरी नज़र में, क्योंकि मैं इस चीज़ को अंदर से देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कि इसके ऊपर कितना टाइम लगता है, कितना टाइम सर्व करना पड़ता है। और अपनी जो, जिसे कहते हैं इंसान को ऊपर अगर बहुत अच्छा बनना है तो अपनी मैं को मारना पड़ता है। एक आर्टिस्ट को अपनी मसरूफियात को ख़त्म करना पड़ता है, अपनी एंटरटेनमेंट को ख़त्म करना पड़ता है, और फिर अपने पैशन को वो आगे लेकर चलता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अदील अहमद। अदील अहमद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच हुज़ैफा भाई कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया, आप आए, अच्छा लगा आपका आना। और मेरे व्यूअर्स बिल्कुल आपको देखेंगे और आपके काम से जो है वो मुस्तफ़ीद भी होंगे और इंस्पिरेशन लेंगे। मेरा मकसद भी यही है कि उनको इंस्पायर किया जा सके। तो हम अदील अहमद से पूछेंगे कि वो स्केच आर्टिस्ट ही क्यों बने, और इसकी जानिब से इनको क्या फ़ायदे हो रहे हैं, और इतना अपने आप को किस तरह से मसरूफ़ रखे हुए हैं। ये सारा कुछ हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन मैं ये जानूँगा कि अदील अहमद जो इस वक्त क्या कर रहे हैं स्केच आर्टिस्ट के अलावा? मैं इस वक्त कंप्यूटर लेक्चरर हूँ एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर। ठीक है। तो वो मेरा प्रोफेशनल है, और वो जर्नी मेरी 2016 से स्टार्ट है। ठीक है। लेकिन जो स्केचिंग है, ये मैंने 2020 में स्टार्ट की थी। तो ये मेरा एक पैशन है। तो मैं अपने पैशन को साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुताबिक एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मेरे ख्याल से छोटी सी वैल्यू वो पैशन की भी ऐड होनी चाहिए। सही। तो वो आपको हमेशा एक प्लस पॉइंट देती रहती है लाइफ के अंदर। तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो प्लस पॉइंट ऐड किए हैं, जो वैल्यूज ऐड की है, वो अपने ये आर्ट के पैशन के जरिए की है। तो इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ, और अभी तक मैंने पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा पर्सनालिटीज़ को उनके स्केच प्रेजेंट कर चुका हूँ। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है। ये आपकी अचीवमेंट है, अचीवमेंट कहेंगे इसको या क्या कहेंगे, या आपका पैशन का एक लेवल है कि आपने पर्सनैलिटीज़ को जो है उनके स्केच बनाकर तोहफ़ा पेश, ये बहुत बड़ी बात है एक आर्टिस्ट के लिए भी, और दूसरी बात जिसको आप पेश कर रहे हैं उसके लिए भी। जी बिल्कुल, मैं अपना एक टारगेट बनाता हूँ, ठीक है, कि मैंने किस पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करना है। सही। तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट होती है, मेरा एक गोल होता है। तो मैं हर एक अपने गोल को डिफाइन करता हूँ,
कि मैंने कौन सी पर्सनैलिटी का स्केच बनाना है नेक्स्ट, सही। और उसको किस तरह प्रेजेंट करना है। ठीक। तो अपनी अचीवमेंट एक छोटे छोटे मैंने टास्क बनाए हुए हैं। तो अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट अपनी जो गोल्स थे उनको मैं पूरा कर चुका हूँ, अचीव कर चुका हूँ। एज ए लेक्चरर आपको ज़्यादा मज़ा आता है लाइफ इंजॉय करने का या एज एन आर्टिस्ट? पहले तो मुझे जो मज़ा आता था वो लेक्चरशिप का ही था। अच्छा। अभी भी है, लेकिन वो थोड़ा सा कम हो गया है, और जो ज़्यादा तवज्जो है वो मेरी आर्ट की तरफ आ गई हुई है। सही। आपकी जो पोलाइटनेस है, आपको बोलने का तरीका बताता है कि आप एक मंजे हुए लेक्चरर हैं। हम उसकी जानिब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, और हम इसी जानिब रहेंगे कि आप जो आर्टिस्ट हैं और स्केच बनाते हैं। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल बन रहा है, वो ये कि आप पेंसिल स्केच करते हैं। जी तो बिल्कुल। आप वो पेंसिल स्केच की ही तरफ क्यों आए, ये चीज़? और दूसरी चीज़ें बताइएगा कि आपको रंगों से प्यार नहीं है? हमें तो अच्छी चीज़ें लगती हैं, रंग बिरंगी रंगीन दुनिया, हमें हमारा दिल करता है कि वो देखें। तो पेंसिल स्केच भी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इसी को की स्पेसिफिक क्यों चुना? अच्छा, अगर मैं बात करूँ बिल्कुल स्टार्टिंग की, ठीक है। तो स्टार्ट में तो मैंने कैनवस के ऊपर ही काम किया था, अच्छा। कलर के साथ। सही। ऑयल कलर भी मैंने यूज़ किए, मैंने एक्रेलिक भी यूज़ किए, सही। और मैंने वाटर कलर भी यूज़ किए। डिफरेंट मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ आया। उसके अलावा मैंने कैलीग्राफी के ऊपर भी ये काम किया, और कुछ मतलब कि जो जो आपके पॉइंट हैं उनको भी मैंने मतलब कि कैनवस के ऊपर मैंने क्रिएट किया। लेकिन मुझे उसमें एक मज़ा नहीं आया। अच्छा। मेरे अंदर अचानक ही एक ऐसा जुनून आया कि मैं क्यों ना अपने पाकिस्तान की जो शख्सियात हैं जी। उनसे मुलाकात करूं, और अच्छा। उन्हें उनके स्केच प्रेजेंट करूं। ठीक है। तो एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। मज़े की बात ये है कि 2015 के अंदर ना फ्री था, कुछ टाइम था मेरे पास 2 मंथ का। तो मैंने बेसिक पेंसिल पकड़ी जो हम यूज़ करते थे स्कूल में, और जो A4 साइज़ पेपर होता है। मैं उस दौरान ना फ़िल्मों का बहुत शौकीन होता था। मुझे इंडिया की जो फ़िल्में थी वो बहुत अच्छी लगती थी। तो रितेश देशमुख हो गया, अमिताभ बच्चन, इनकी फ़िल्में उस दौर में मैंने बहुत देखी। तो मैं अपनी तरफ से जो स्केच क्रिएट कर रहा था वो अमिताभ बच्चन का कर रहा था। अच्छा। लेकिन वो मुझसे बंद रितेश देशमुख का गया। अच्छा। तो लेकिन मेरे अंदर था कि मैंने तो अब सबको, फैमिली मेंबर को मैंने कह दिया मैं तो अमिताभ बच्चन का बना रहा हूँ, लेकिन बन तो मेरे से किसी और का गया था। तो मुझे तो उन्हें दिखाना था। मैंने बैठा, दोबारा उसको बनाया, फिर नहीं ठीक बना, फिर दोबारा बनाया। तो मैंने 2-3 अटेम्प्ट किए तो फिर मेरे से अच्छा बन गया। सही। तो जब घर वालों ने मेरी तारीफ की, यार तुम कर सकते हो, तुम बना सकते हो, तो उन्होंने जब मुझे अप्रिशिएट किया तो मेरे अंदर तो जुनून आना ही आना था। तो मैंने फिर उसको परवान चढ़ाया। बिल्कुल, मैंने फिर शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी स्टार थे उन सबके वो बेसिक पेंसिल्स के साथ ही मैं उनके नॉर्मल स्केच क्रिएट करता रहा। लेकिन वो जो टाइम पीरियड था मेरे पास 2 मंथ का था, उसके बाद नहीं मैं कुछ कर सका। अच्छा। फिर उसके 5 साल बाद जाके ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ। आर्टिस्ट के लिए ये क्या ज़रूरी है कि वो ब्रेक ना लगाए तो वो ज़िंदा रहता है? और मैंने एक लास्ट पॉडकास्ट एक की थी जानजेब कमर साहब के साथ, वो बता रहे थे, कहते कि ये जो रुकना है ना, ये आर्टिस्ट की मौत है। बिल्कुल ऐसे ही। इसका कितना फ़र्क पड़ता है? आपकी जो रूटीन है, आपका जो टेम्पो बना होता है, क्या वो टूटता है, उसको दोबारा से लाने में मेहनत लगती है, या आर्टिस्ट एक ऐसा आर्टिस्ट होता है जो मंझा हुआ होता है, उसको जब मर्जी करेंगे स्टार्ट वो शुरू हो जाएगा? मेरे ख्याल से ना ये एक स्किल है, और जब आप अपनी स्किल को कंटिन्यू रखते हैं ना, ठीक है, वो आपका टैलेंट बरकरार रहता है। जहाँ पे आप उसको स्पेस देंगे, सही, वहाँ पे आप थोड़े से पीछे हट जाएंगे। मेरे साथ ये अभी रिसेंटली हुआ है। सही। मैं एमफिल का थीसिस था, तो उसमें बिजी हो गया क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो उस दौरान मैं तकरीबन 6 to 8 मंथ में आर्ट कर ही नहीं सका। सही। तो जो मैंने लास्ट बनाया था वो एक्स गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, उनका मैंने स्केच बनाया था। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद मैं तकरीबन 8 माह स्केच नहीं कर सका। तो जैसे ही मुझे स्टार्ट करना था डॉक्टर AQ खान साहब का स्केच, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम आई। अच्छा। मेरे लिए आउटलाइन ड्रा करना वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया था। फिर आपने क्या किया? तो मैंने, देखें, एक जो आर्टिस्ट है ना, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो पेशेंट है, सब्र। सही। जितना आपके अंदर सब्र है ना, उतने ही आप परफेक्ट काम करेंगे। ठीक है। लेकिन मैंने पेशेंट का मुजाहिरा किया उधर। मैंने
टाइम ले के उसको ड्रा किया, जल्दबाजी के अंदर नहीं मैंने किया सही कि है। मैं उसको, देखें जो पॉइंट जो वैल्यूज़ हम पहले अपने अंदर अचीव कर चुके हुए हैं उसको हम माइनस नहीं करना चाहते। तो अगर मैं उसके अंदर जल्दबाजी करता तो मैं वो वैल्यूज़ नहीं ऐड कर पाता। तो मैंने उस वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम अपने आप को दिया। टाइम दिया आपने। हाँ, जब अपने आप को मैंने टाइम दिया तो मैं उस वैल्यूज़ के ऊपर वापस आ गया। तो मुश्किलात आर्टिस्ट को आती हैं, तो मेरे ख्याल से ना अपने काम के अंदर जो आर्ट है उसके अंदर स्पेस नहीं देनी चाहिए, कंटिन्यू काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से आर्टिस्ट सबसे पहला जो काम सीखता है वो सब्र सीखता है, सब्र वो सीखता है। तहम्मुल सीखता है। बिल्कुल ऐसा है। और मैंने भी जब भी किसी भी इस सिन्फ में काम करना शुरू किया सबसे पहले सब्र ही सीखा। और इंसान को सब्र ही है जो उसको सोचने पर मजबूर करता है, उसको करने पर मजबूर करता है। तो ये एक आर्टिस्ट के अंदर, आर्टिस्ट आप हैं, आप ही से सारे सवालात होंगे। आर्टिस्ट के अंदर एक ऐसी कौन सी जो है ना वो हमारे मुआशरे की तरफ से पजीराई मिलती है जो कि उसको बाकायदा तौर पर पुश करती है कि यस यू कैन डू एंड यू हैव टू डू। मुआशरे का इसमें किरदार है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है। मेरे ख्याल से 90% जो इम्पैक्ट है ना वो पब्लिक की तरफ से ही हमें आता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो आर्टिस्ट होता ही सेंसिटिव है। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर पब्लिक उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो आर्टिस्ट मेरे ख्याल से अपने आप को खुद ही डिमोटिवेट कर लेता है। तो अब मैं जब स्टार्टिंग में मैंने स्केच बनाए तो मैं अपने जो स्केच थे वो मेरे व्हाट्सएप में जाते थे, इंस्टाग्राम पे जाते थे, फेसबुक पे होते थे। तो मुझे सिर्फ 5% जो थे वो अप्रिशिएट करने वाले लोग थे। ठीक। तो उस टाइम क्या काम है? उस टाइम मुझे था कि मुझे आगे बढ़ना है, सही, मुझे अपना नाम बनाना है, एक पता चले कि एक अदील अहमद आर्टिस्ट, स्केच आर्टिस्ट एग्जिस्ट करता है। जबरदस्त। तो मेरे अंदर ये था, मैंने कहा आज 5% लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैंने एक टाइम लेकर आना है कि 95 लोग अप्रिशिएट करें। और आप कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। आपने 50 से ज़ायद पर्सनैलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर उनके स्केचेस बनाए और उनको जाकर पेश भी किए। तो 50 से ज़ायद हो चुके हैं। आपने स्टार्ट में बात की कि आप शाहरुख खान, सलमान खान के बनाते रहे, उन तक भी पहुंचाने का कोई है जरिया बनाए अभी तक कि नहीं? नहीं, उनके जो स्केच थे ना वो इतने प्रोफेशनली मैंने बनाए थे। अब बनाए तो सोशल मीडिया एक चीज़ है तो वो उसके थ्रू जा सकते हैं। जी, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। तो उन तक मैसेज तो पहुंच ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। सही। तो लेकिन मैंने अपना जो टारगेट बनाया हुआ है वो पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज़ का बनाया हुआ है। सही। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने पाकिस्तान की जो पर्सनैलिटीज़ है ना जिन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ है, मैं उनके स्केच बना के उन्हें ही प्रेजेंट करूँ। ठीक। अब तक किन किन के कोई हाईलाइट कीजिए नाम के बना। सबसे पहले जो मेरे अंदर जुनून था वो हसन हसीबुर रहमान साहब, मेरे पीर साहब। सही। उनसे मुलाकात करने का मेरे अंदर वो जुनून था। सही। तो सबसे पहला जो मैंने स्केच बनाया था उनका बनाया था और मुझे कोई टूल्स का नहीं पता था। मैं मार्केट चला गया। ठीक है। और आर्ट वर्क के जितने भी टूल्स थे सब बाय कर लिए। सही। और घर ला के मैंने ना हर एक टूल को ना चेक किया कि कौन सा टूल्स कहाँ पे कौन सी वैल्यू दे रहा है। सही है। ये मैंने चेक किया। ठीक है। फिर मैंने तकरीबन 15 दिन के अंदर हसन साहब का मैंने स्केच कंप्लीट किया। वाह। और जब मैंने कंप्लीट किया, जब मैं तकरीबन 30% कंप्लीट करता था मैं अपने घर वालों को दिखाता था, घर वाले कहते थे वेल एंड गुड। 70% किया, फिर दिखाया, उन्होंने कहा तुम तो छा गए हो, तुम तो कर सकते हो। ये सबसे पहली एप्रिशिएशन जो थी वो मामा पापा बहन भाई उनकी तरफ से आई। सही है। क्योंकि घर वाले सबसे पहले आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया कि आप ये कर सकते हैं। मैंने 100% हसन साहब का स्केच कंप्लीट किया, मार्केट में गया, उसको फ्रेम करवाया, उसकी मैंने पिक्स वगैरह खींची और सोशल मीडिया पे, और रेटिंग मैंने दे दिया, रेटेड आउट ऑफ 10। सही है। 8, 9, 10। वाह। 9-10 की वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे अंदर जुनून आ गया। उन तक कैसे पहुंचा फिर? उन तक इस तरह पहुंचा कि मैं हसन साहब जो वो हमारे पीर साहब हैं। अच्छा, तो मतलब इजीली आपको इजीली मैं उन तक पहुंचा सका। उसके बाद आप साहब का जिक्र किया और भी पर्सनैलिटीज़ का। उसके बाद मैंने कासिम अली शाह साहब का। वेरी नेक्स्ट। वेरी नेक्स्ट। ठीक है। क्योंकि मैं जो
वीडियोस देखता था वो हसान हसीबुर रहमान साहब और कासिम अली शाह साहब। ये पिक्चर्स आप हमें प्रोवाइड कीजिएगा, मैं एडिटर को कहूँगा जी वो बिल्कुल, ज़रूर लगाएं। मैंने 3 शख्सियात से सीखे, हसान साहब, ठीक है। कासिम अली शाह साहब और मेरी मामा। वाह, सही है। मैंने जो कुछ भी सीखा ना इन 3 शख्सियात से, ठीक है। हसान साहब की वीडियोस देख के, शाह साहब की वीडियो देख के और मामा के साथ बैठ के उनसे बातें करके। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये मैंने 3 शख्सियात से सीखा। अच्छा, इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त एलिमेंट है कि लोग ना, उनको अगर बता दिया जाए ना कि आप इनकी वीडियोस देखो, आप बाहर जो सेशन अटेंड करो, वो घर भूल जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि असल मोटिवेशनल स्पीकर्स, असल इंस्पायर करने वाले आपके घर में मौजूद है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है ना वो इसमें ऐड किया है। बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ, अच्छा ये बताइए कि आप जब स्केच बना रहे होते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें? लाइक सिर्फ पेंसिल? सिर्फ पेंसिल जो होती है ना, एक स्पेसिफिक शीट है, ठीक है। स्कॉलर शीट, अच्छा। वो यूज़ की जाती है आर्ट वर्क के अंदर। और जो पेंसिल्स होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं क्योंकि हर पेंसिल्स के ग्रेड होते हैं। नंबरिंग कुछ लाइट होती हैं, कुछ डार्क होती हैं, कुछ आउटलाइंस के लिए होती हैं और कुछ ऊपर लेयर्स करने के लिए होती हैं। सही। तो हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंट होती है। जैसे हेयर के लिए डार्क यूज़ होती हैं। अच्छा। अगर ड्रेसिंग है उसके लिए भी कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है। फेस के लिए भी लाइट पेंसिल्स यूज़ होती हैं। तो डिफरेंट ग्रेड के ऊपर पेंसिल्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। कितना टाइम लगता है एक स्केच को कंप्लीट करने? मैं जो एक स्केच कंप्लीट करता हूँ ना वो तकरीबन 20 से 22 घंटे 20 से 22 घंटे में एक स्केच कंप्लीट करता हूँ। 20 से 22 घंटे लगातार तो नहीं करते? कंटिन्यूसली नहीं होता। ठीक है। अगर देखिए मेरी जो मसूफियत है वो लेक्चरार भी हूँ, तो मैं एक दिन में अगर टाइम भी निकालूँ तो 1.5 या 2 घंटे टाइम, तो तकरीबन 10-12 दिन के अंदर मैं एक स्केच को कंप्लीट करता हूँ। सही है। तो पहले तो मैंने हसान साहब का स्केच बनाया था, ठीक है। फिर शाह साहब का स्केच बनाया। ठीक है। तो अभी तो मैंने दोनों में से किसी भी पर्सनैलिटी इन दोनों को नहीं प्रेजेंट कर सका था। अच्छा। तो सबसे पहले हसान साहब को मैंने प्रेजेंट किया। तो उनके साथ जब तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर आई तो लोगों ने तो मुझे ऐसे अप्रिशिएट किया कि मेरे अंदर तो जुनून आना ही आना था। मुझे तो एक वैल्यूज मिलनी थी। तो मैंने कहा नहीं, अब नहीं रुकना। वाह। मैंने लिस्ट बना ली। सही है। कि मैंने किन की शख्सियात की मैंने बनानी है। सही है। तो मैंने फिर शाह साहब को प्रेजेंट किया। सही है। उसके बाद सिलसिला नहीं खत्म हुआ। इफ्तिखार ठाकुर साहब इनकी जब बनाते हैं आप तो वो इजीली अप्रोच हो जाते हैं? अप्रोच करना, देखें 2 पॉइंट है। ठीक है। एक स्केच बनाना और एक प्रेजेंट करना। सही है। स्टार्टिंग में दोनों काम मेरे लिए डिफिकल्ट थे क्योंकि स्टार्टिंग था तो स्केच बनाने के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत और चीज़ों का भी नहीं इतना पता था। ठीक है। अभी के पॉइंट में मेरे लिए स्केच बनाना थोड़ा सा बहुत आसान काम हो गया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई हुई है। बिल्कुल ठीक है। जबकि पर्सनालिटीज़ को प्रेजेंट करने वाला जो काम है ना वो अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिनको अप्रोच करना काफ़ी डिफिकल्ट है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पर्सनालिटीज़ के कॉन्टेक्ट हैं तो मैं उनसे रब्ता कर लेता हूँ, उनसे टाइम मिल जाता है। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है तो उनसे रब्ता करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं? तो फिर मैं इस तरह करता हूँ कि किसी और पर्सनालिटीज़ के ज़रिए उन तक एक मैसेज डिलीवर कर देता हूँ। ठीक है। कि मैं आपको स्केच प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो थोड़ा सा टाइम दें। सही। तो इस तरह अभी जैसे शान शाहिद साहब का भी रिसेंटली जो है वो मैंने पोर्ट्रेट किया है। तो शान साहब के साथ मेरा राब्ता नहीं था। ठीक है। तो शान साहब के साथ जो मैसेज जो ने डिलीवर करना था वो इफ्तिखार ठाकुर साहब की तरफ से डिलीवर हुआ। उसके बाद अमर जालिब साहब जो हैं, हबीब जालिब साहब के जो पोते हैं जी, उन्होंने मैसेज खुद ही डिलीवर कर दिया हुआ था। तो अब शान साहब तक मैसेज पहुंच गया हुआ है, स्केच भी पहुंच गया हुआ है। बल्कि अभी रिसेंटली मैं एक मॉर्निंग शो में अपेयर हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे शान साहब का स्केच डिस्प्ले किया हुआ था। सही। तो अमर भाई ने वो वीडियो और वो एक इमेज भी शान साहब को भेज दी थी। ठीक। कि आपका स्केच रेडी है तो अदील आपको स्केच प्रेजेंट करना चाहता है। तो इंशाल्लाह जल्दी उधर से भी पैगाम आ जाएगा, उन्हें भी शान साहब को भी प्रेजेंट कर दिया जाएगा। जब आप इनको पेश कर रहे होते हैं या वो जो भी प्रोसेस होता है उन तक जाने का और राब्ता करने का, तो वो एक क्या फीलिंग होती है कि मतलब मेरा एक काम है उसको पजीराई मिल रही है, और क्या वो इजीली उसको ले लेते हैं या फिर कोई उस पर होती है थोड़ी बहुत? नहीं,
अभी तक जिन भी पर्सनालिटीज़ को प्रेजेंट किया है मैंने, हर एक ने खुशी से एक्सेप्ट किया है वाह, और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और सपोर्ट भी किया है। ठीक। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे भी जो तस्वीरें थी उनको पोस्ट किया और मुझे मेंशन किया। ठीक है। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो कि मैंने इस शख्सियत को पेश किया था, तो उसके बाद ऐसी पज़ीराई आज तक किसी ने नहीं की? लाइक जेब से पैसे निकाल के दे दिए उसने। अगर अमाउंट की बात करें ना, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ एक ही पर्सनालिटी ने दी है अच्छा, और वो कौन है? और वो चौधरी सरवर साहब हैं। ठीक। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, उन्होंने इन्वेलप के अंदर डाल के दिए थे। ठीक है। उन्होंने कहा बेटा ये मेरी तरफ से ना बहुत माइनर आपके लिए है, जो आपने काम किया है ना, मैं उसका जो हक है ना वो आपको दे नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे। मुझे नहीं पता इसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये मेरी तरफ से माइनर है, ये आप एक्सेप्ट कर लो। कितने थे वो? बता दूं, बता दे। वो 10,000 थे। ठीक है। ज़बरदस्त। मेरे लिए वो भी बहुत थे, बहुत। ठीक है। क्योंकि जो इनाम पज़ीरा होता ही है है उस, जी, उस, 1 रुपये भी हो तो वो क्या एक बात है उसकी। अल्फाज लोगों के। बिल्कुल ऐसे है। ठीक। अगर प्राइस के अलावा अगर बात की जाए तो जो तमाम पाकिस्तान स्कूल अलायंस के जो सदर हैं रिज़ाउर रहमान साहब, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छे ब्रांड का पेंट कोट मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा, ज़बरदस्त। सही। उसके पज़ीराई भी मिल रही है और इनामात भी मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कासिम अली शाह साहब को मैंने अशफाक अहमद साहब का मैंने स्केच बनाया था, अच्छा, वो भी उनको पेश किया? वो भी मैंने कासिम अली शाह साहब को मैंने दिया। वेरी गुड। तो कासिम अली शाह साहब ने मुझे अपनी एक किताब गिफ्ट में दी। वाह। तो ये भी जो किताब है वो भी एक प्राइज़ है। बिल्कुल ऐसे। मेरे ज़हन में ना एक सवाल ये आ रहा है, क्योंकि मैं जब ना 100 लफ्ज़ी कहानियाँ लिखा करता था, तो मैंने उसको लिखना छोड़ा। क्यों? क्योंकि मैं बाकी चीज़ों में ना फ़ोकस नहीं करता था। लाइक स्टडी हो गई या कोई और काम में मेरा दिल ही नहीं लग रहा था, मतलब दिमाग नहीं लग रहा था। दिल की बात अलग है, दिल कहाँ पे आ जाता है। दिमाग नहीं लगा पाता था। क्यों? क्योंकि मैं ना उसमें भी फैक्ट्स ढूँढ रहा था। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ इसके ऊपर 100 लफ्ज़ी कहानी कैसे लिखी जाए, इसकी एंडिंग इसकी है। आप अब शख्सियत को किसी को भी देख रहे होते हैं, क्या आप भी कंटिन्यूसली सिर्फ उसके चेहरे को देख रहे होते हैं, इसकी लाइनिंग इस तरह से है, इसके खदो खाल इस तरह है, होता होगा बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल। ठीक है। कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके फेस को जो है वो पेपर के ऊपर लेकर आना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। जैसे कि? जैसा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का स्केच, वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। सही है। मैंने जो DGI SPR थे, जी, जी। एक्स अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब, अच्छा। उनका जो यूनिफ़ॉर्म है ना, वो मेरे लिए ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सही है। क्योंकि उनका जो पाक फ़ौज का जो यूनिफ़ॉर्म है, माशाल्लाह काफ़ी एक यूनिक चीज़ है। यूनिक है, बिल्कुल। तो वो मैंने पूरा एक यूनिफ़ॉर्म उनका बनाया था। तो अब बार-बार उस चीज़ को जो देखना है ना, उसको अपने माइंड के अंदर रखना। मैं जब किसी पर्सनैलिटी को सिलेक्ट करता हूँ ना, तो तकरीबन 1-2 हफ़्ता ना उनका जो जहाँ से मैंने देख के बनाना है मोबाइल में तस्वीर, बार-बार मोबाइल को ओपन करके ना उनकी तस्वीर को देखता रहता हूँ। सही। काम में भी हो फिर भी देख रही हैं। फिर भी देखता रहता हूँ। फ्री टाइम में मैं ना उसको देखता ही रहता हूँ कि मैंने ये पर्सनैलिटी का स्केच बनाना है, किस तरह बनाना है, कितने साइज़ का बनाना है और कितने टाइम में कंप्लीट करना है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिसका स्केच मैंने 2 दिन में सारी रात लगा के मैंने स्केच तैयार किया। वाह! क्यों इतनी जल्दी क्या थी? मुझे इफ्तिखार ठाकुर साहब से मिलने की बड़ी जल्दी थी। ठीक है। तो आपने बैठ के जो है वो किया सारा? बिल्कुल। मैंने ना अभी आउटलाइन ड्रा की और ठाकुर साहब को मैंने ना व्हाट्सएप की। अच्छा। और ठाकुर साहब उस टाइम ना यूके में एक फ़िल्म की शूट पे थे। उन्होंने उसी टाइम मुझे कॉल की। सही। उन्होंने कहा, अदील बेटा, वेल एंड गुड। तो मैं अभी यूके में हूँ, तो जब मैं पाकिस्तान आऊँगा ना, तो फिर करते हैं। सही है। मैंने कहा, सर आप कब पाकिस्तान आ रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं तकरीबन ना 1.5 माह तक पाकिस्तान आ रहा हूँ। सही। मुझे था कि मुझे ना जल्द से जल्द ना ये कंप्लीट करके उन्हें व्हाट्सएप करूँ, ताकि वो मुझे ना एप्रिशिएट करें और मेरी हौसला अफजाई करें। मुझे पता हो कि मैंने उन्हें प्रेजेंट करना है। जिस दिन बात हुई थी शाम का टाइम था, सारी रात में लगा रहा,
स्केच बनाने में, अगली दिन नाइट भी। 2 दिन के अंदर मैंने ठाकुर साहब का स्केच बना के उनको भेज दिया। उन्हें बेच दिया। वाह, फिर वही प्रोसेस दोबारा फिर उनकी कॉल आ गई, खुश हुए हम। खुश हुए। वाह, जब वो पाकिस्तान आए तो फिर दुनिया न्यूज़ के ऑफिस में मैं गया उनके पास और उन्हें प्रेजेंट करके आया। नहीं, ठाकुर साहब बड़े प्यारे बंदे हैं, ठाकुर साहब बड़ी पजीराई करने वाले बंदे हैं। ठाकुर साहब जब भी उन्होंने कभी फ्री टाइम मिलना, लाहौर से गुजरांवाले जाना, उन्होंने मुझे कॉल कर देनी। ठीक है। ये 5-6 दफ़ा सीन हुआ। अच्छा। उन्होंने मुझे कॉल की और बड़ी इस्लामी बातें वो मुझे बताते थे। वाह, बेटा अपनी लाइफ को इस तरह लेके चलो, सही, ये पॉइंट है, इनको पकड़ लो, आप कामयाब। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, कोई नहीं करता। क्या कहेंगे। अच्छा, क्या आपको किसी ने, अब ये काम ऐसा है, इसमें क्या ही क्रिटिसाइज किसी ने करना है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे रेज होता है कि आप पर्सनैलिटीज़ की जब स्केचिंग करते हैं तो उनको पेश करने के लिए ये कर रहे होते हैं, या आपका सिर्फ जुनून ही है? क्योंकि पॉइंट यहाँ पे ये रेज होता है कि आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए उनको ये करते हैं। अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में सिर्फ जुनून था। ठीक है। जब एप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है ना इंसान, तो उसके साथ साथ ये चीज़ें भी, वैल्यूज़ भी ऐड होती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जा रहा है हर एक चीज़। तो मेरे लिए तो प्रमोशन भी एक वैल्यू रखती थी, और वो उतनी ही वैल्यू रखती थी जितना जुनून था। सही। क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी था। अगर मैं पर्सनालिटी को प्रेजेंट नहीं करूँगा, उनके साथ पिक्चर्स नहीं लूँगा, वो सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगी, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। सही। आप एग्जीबिशंस में जाते हैं? नहीं, एग्जीबिशन में नहीं। हालांकि मैंने 3 शख्सियात के भी स्केच बनाए हुए हैं, जो मैंने घर में अपनी एक आर्ट गैलरी बनाई हुई है, अदील आर्ट गैलरी। उसके अंदर तमाम 3 शख्सियात के जो स्केच है ना, वो मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं। लेकिन अभी के लिए जो है ना, वो मैं टोटल जो अपना फोकस दे रहा हूँ वो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर दे रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर मैं सोलो एग्जीबिशन करता हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क की ज़रूरत होगी, तकरीबन कोई 100 के करीब। तो अभी मेरे पास इतनी कलेक्शन नहीं है। ठीक। अभी मेरे पास 3 शख्सियात की अगर बात करें तो वो 15-20 अभी मौजूद है। अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कोई अप्रोच करता है कि आप स्केचेस बनाएं, मैं आपको स्पॉन्सर करता हूं, और इसके बाद आपके जो है वो एग्जीबिशन करवा देते हैं, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा और क्या आप एग्री करेंगे? मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। ठीक है। वो इसलिए एग्री करूँगा क्योंकि देखें, टीम वर्क जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। सही। अगर मैं सोलो करता हूँ तो मैं सारी वैल्यूज़, हर एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरी। नहीं है, बिल्कुल। कम्युनिकेशन भी आता है, कम्युनिकेशन भी आ जाता है, पैसे लगाना, सारा बिल्कुल कुछ। ऐसे। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे लिए तो एक प्लस पॉइंट होगा, अगर कोई मेरे साथ ऐड होना चाह रहा है, वो मुझे अपने साथ ऐड करना चाह रहा है, ठीक है, 5-6 लोग मिलकर अगर हम एग्जीबिशन कर रहे हैं तो हर एक को कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं तो इस चीज़ के ऊपर एग्री हो जाऊंगा कि कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐड हों। सही। फ्रेंड सर्कल में कोई करता है कि भाई कर तू, मैं तेरे साथ हूँ, इस तरह? या मुझे पता क्यों लग रहा है आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो जो है ना वो महदूद होगा? देखें, बात तो तब आएगी ना जब अगर हम उन्हें भी फायदा देंगे। तो सबसे पहले उनकी डिमांड ही होती है, यार मेरा स्केच कब आ रहा है। सही है। ठीक है। जब भी बनाता हूँ तो तकरीबन कोई 150-200 लोगों के मैसेज आते हैं, हमारा कब। सही है। तो आप पेड वर्क करते हैं? स्टार्टिंग में मैंने पेड वर्क किए हैं, चार्ज मैंने किए। हद कितने किए हैं? अमाउंट तकरीबन 20 से 25 हज़ार पर एक स्केच का। उसके अंदर फ्रेम चार्जेस भी और डिलीवरी चार्जेस भी ऐड। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने किए थे, लेकिन उसके बाद मेरे था कि मैंने पर्सनैलिटीज़ को ही करने हैं, ताकि मैं अपना एक ना अलग ही, मुझे था कि मैं ना हट के कुछ काम करूं। ठीक है। कुछ ऐसा करूं कि पाकिस्तान में ऐसा ना हुआ हो। सही है। मैं चाहता हूं कि मैं इतनी पर्सनैलिटीज़ को प्रेजेंट कर दूं कि पाकिस्तान में स्केच आर्टिस्ट और भी हैं, लेकिन उन्होंने पर्सनैलिटीज़ को इतनी प्रेजेंट ना किया हो। ठीक। तो मैं अपना नाम एक ऐसी लिस्ट में शामिल करना चाह रहा था कि जिसमें सिर्फ पर्सनैलिटीज़ को प्रेजेंट की हूँ स्केच। सिर्फ पर्सनैलिटीज़ ही क्यों? पर्सनैलिटीज़ को मैं इसलिए करता हूँ
क्योंकि मार्केट में जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ना, जिन्होंने मार्केट में इम्पैक्ट दिया हुआ है, अगर उनके साथ मैं ऐड और मेरा कोलैबोरेशन या मेरा कनेक्शन या मेरा रिलेशन जो है वो लोगों को नज़र आ रहा है, तो मेरा भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ पर्सनैलिटीज़ को ही चूज़ करता हूँ। सही है। क्या ये लोग जिंदा हैं इसलिए बनाते हैं? क्योंकि जो बकिया तरीक़ी जैसे कि आपने कहा शुरू में बनाए बस, उसके बाद आपने ये नहीं किया क्योंकि उन तक आपकी जो है अप्रोच नहीं है, वो तो जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। ये आप इसको समझते हैं पॉजिटिव चीज़ है? ये पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अभी आपके सामने बताया है कि वो मैंने डिफरेंट देखें। उसमें 2 चीज़ें शामिल हो रही हैं कि जैसे अशफाक साहब का स्केच, अशफाक साहब ने कासिम अली शाह साहब को प्रेजेंट किया। सही है। वो इसलिए क्योंकि शाह साहब जो हैं वो उनकी अशफाक साहब के साथ एक रिलेशन था। जी हाँ, बिल्कुल है। और ये वैल्यूज़ इसी तरह हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का जो स्केच है वो उनके जो काशिफ साहब, उनके जो साहबजादा साहब हैं, उन्हें मैंने प्रेजेंट किया। ज़बरदस्त। तो ये भी एक वैल्यूज़ ठीक है, बिल्कुल नहीं, ये पॉजिटिव चीज़ है। लाइक आपको मार्केट में रहने के लिए ये करना पड़ता है। और ये अब कोई प्लान है लाइक कि आप इस बंदे का स्केच बनाएंगे और मैंने इस तक पहुंचना है? अभी मैं जो बना रहा हूँ वो सलीम शेख साहब का स्केच बना रहा हूँ। ठीक है, सही, वो भी प्रोग्रेस में है। ठीक, तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक मैं वो भी कंप्लीट कर दूंगा। सही। तो सलीम शेख साहब के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है मोबाइल पे, कॉल्स वगैरह, मैसेज वगैरह, तो मैं उन्हें इजीली प्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन शान साहब का जो स्केच है ना वो कंप्लीट है, लेकिन उनके साथ अभी जो राब्ता है ना, हाँ जी, वो अभी पॉसिबल नहीं हो रहा। सही, बिल्कुल ठीक है। अब इख्तिताम की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताइए कि आप जो आर्टिस्ट हैं, अच्छा पहले ये बताइए कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स हैं वो बाकायदा एक तालीम हासिल करते हैं इसकी, उनके फिर एग्जीबिशंस होती हैं और उसके बाद फिर उनका सोलो प्रोग्राम होता है। जैसे मैं भी कुछ अटेंड कर चुका हूँ, बल्कि यूँ कहना गलत ना होगा कि लाहौर में जितनी गैलरीज हैं ना, वो उनमें से कोई एक नहीं ऐसी होगी जो मैंने ना देखी हो, देख चुका हूँ। तो वो आपका उनके साथ कोई कोलैबोरेशन हो जाए या बाकायदा आप कोई ऐसे शॉर्ट कोर्सेज कर लें तो ज़्यादा नहीं एक्सपेंड हो जाएगा आपका काम? बिल्कुल, मेरा तो ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है। अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ने ना हर इंसान के अंदर कोई 10, 12, 15 स्किल्स डाल के ही उसे इस रूहे ज़मीन पे भेजा है। बड़ी बात। तो अपने अंदर से स्किल्स को निकालना, उसको ग्रो करना, उसको पॉलिश करना, ये हम पे है। सही है। तो मेरे अंदर ये स्किल्स जो थी मैंने उसको देखा, इसको निकाला। सही। लेकिन देखें जब तक आप इसको प्रॉपर सीख ना लें, लर्न ना करें, तब तक ये एक लेवल पे नहीं जाता। ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट एनसीए, बिल्कुल पूरी इसके ऊपर डिग्री है। यस। जैसे आप अभी बता रहे थे कि जो एग्जीबिशन होती है उनके जो थीसिस होते हैं वो फाइनल वर्क करते हैं, मैंने वो देखे हुए हैं। तो मुझे है अभी कि मेरा एमफिल हो गया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है। मैं अब चाहता हूँ कि मैं किसी एक जो आर्ट का टीचर है उससे थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लूँ। सही है। क्योंकि ये डिग्री करना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, टाइम काफ़ी, क्योंकि टाइम काफ़ी ले लेगा और थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है। तो मैं जो उसके ऊपर जो फाइनेंशियल है, जो अमाउंट वगैरह, वो उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि ना पे किए जाएँ, जबकि वो जो अमाउंट है वो किसी और काम के ऊपर ले आऊँ। जैसे आर्ट वर्क की जो टूल्स वगैरह हैं और जो टेक्निक्स हैं इनको सीखने के ऊपर थोड़ा सा वो लगा दूँ, जबकि डिग्री को ना किया जाए। ऐसा कोई है ज़हन में कि जिसके साथ जुड़ा जाए? अभी मैं ना सर्च कर रहा हूँ कि कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो मुझे टाइम दे सके, ठीक है, ईजीली, जो सिखा सके। क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी मसरूफियत भी है जो टाइम नहीं दे पाते। सही है। तो मैंने काफ़ी लोगों के साथ राब्ते किए हुए हैं। तो अभी एज सच कोई पॉसिबल नहीं हुआ राब्ता के जिसके ज़रिए मैं अपने अंदर एक ये वैल्यूज़ ऐड करवा सकूँ। सही। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप उनके साथ अटैच होकर अपने आप को सर्टिफाइड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, ये अच्छी चीज़ है। लास्ट में आर्टिस्ट के लिए कोई पैगाम? आर्टिस्ट के लिए पैगाम, अच्छा मेरा यंग के लिए
जो ना ये वाला मैसेज जो है ना, जरूर ये बहुत ज़रूरी है। जरूर। देखिए मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते हैं, ठीक है। जब वो मेरा काम देखते हैं ना, हम्म। कहते हैं कि सर हम भी आप जैसा बनना चाहते हैं, हम्म। हम भी आर्ट वर्क करना चाहते हैं। तो जो यंग है ना, मेरे ख्याल से उन्हें ये सोशल मीडिया जो जो एमी स्क्रॉल करने वाली जो चीज़ होती है, हम्म। मैं कहता हूँ उसके इंस्टेड जो उन्होंने अपना टाइम मैनेज करना है ना, जो अपने आप को एंगेज करना है, आर्ट वर्क में करें। बिल्कुल सही है। ठीक है। ये बहुत रिलैक्स आपको मतलब कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। सही। तो मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट आए हैं जिन्हें मैंने गाइड किया है, सही। उन्हें बताया कि कौन से टूल्स होते हैं, एक एक टूल्स के बारे में बताया, उन्हें छोटे छोटे टास्क दिए सही। कि आपने इतने टाइम के अंदर ना ये आइस बना के लेकर आनी है और मुझे चेक करवाओ। आते हैं। उनके अंदर प्रोग्रेस आई। जबरदस्त। फिर मैंने उन्हें हेयर के ऊपर, लिप्स के ऊपर, सही। हॉन्ट के ऊपर, हेयर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनके ऊपर उन्हें टास्क दिए, सही। वो परफॉर्म करके लेकर आए। फिर उन्हें मैंने कहा कि अब आप स्केचिंग की तरफ, कंप्लीट की तरफ आए। अच्छा, पहले के दौर में पता क्या होता था, जब आपने किसी का स्केच बनाना होता था ना, तो आपको बकायदा उसको सामने बिठाना पड़ता था। अब तो मोबाइल का दौर है, मोबाइल भी आप उसकी पिक्चर रखें और उसको बकायदा देखें, तो वो आपको उसके लिए भी बकायदा कोई अच्छी रेजोल्यूशन वाली पिक्चर चाहिए होती होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि उसकी जो डिटेलिंग्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लाइव स्केचिंग है ना, वो अभी नहीं मैं कर पा रहा, उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा कि लाइव स्केचिंग की क्या है, क्या उसके अंदर क्या टेक्निक है, सही, जिससे बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर लाइव स्केचिंग हो सके। क्योंकि अभी तो हम जो स्केच बना रहे हैं वो 20 से 22 घंटे, तो 20 से 22 घंटे तो कोई सामने बैठ नहीं सकता। बिल्कुल। तो सही। मेरे अंदर ये भी है कि मैं लाइव स्केचिंग भी सीखूं। मतलब जुनून आपने हर चीज़ पे रखा हुआ है कि ये भी करना है, ये भी करना है। सही है। उसी के अंदर रहते हुए ज़्यादा खुशाइंद बात ये है, ठीक, यानी कि आप चाह रहे हैं कि जो लोग हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, वो आर्टिस्ट बन जाएं। और जैसा कि भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कोई 15-16 सलाहियतें डालकर आपको इस रोए ज़मीन पर भेजा है। इस ज़मीन पर आपका आने का कोई मकसद है। अपने आप को यूटिलाइज़ करें, अपने टैलेंट को निखारें, अपने टैलेंट को पहचानें, फिर ही आपको पता चल सकेगा कि आप और क्या-क्या कर सकते हैं। जैसे कि अदील अहमद। अदील भाई, आपके लिए बहुत दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपके कलम में, आपके हाथों में, आपके ज़हन में, आपकी सलाहियतों में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच हुज़ैफा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। ऑलवेज वेलकम। और मेरा ये मैसेज काफ़ी ज़्यादा लोगों तक जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और वो मुझसे कुछ लोग शायद मुझसे इंस्पायर होके वो भी अपने अंदर ये वैल्यूज ऐड करें। बिल्कुल। अगर आर्ट वर्क की नहीं तो कोई और वैल्यूज, देखिए बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। बिल्कुल। तो वो आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर मुझे देख के कुछ लोग इंस्पायर हो रहे हैं, हमारा काम पूरा हो गया, मकसद पूरा है। मकसद पूरा। सही। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।